क्या होता अगर आज एक्सरेज इजाद ना किए गए होते? कैसे एक्सरेज की इजाद ने मॉडर्न साइंस और मॉडर्न हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज किया? किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक्सरेज के बाद सीटी स्कैन के बाद एमआरआई की इजाद हुई, और कैसे इन इजादात ने तमाम सर्जरीज को इनहेंस किया, कैसे इनकी वजह से न्यूरो सर्जरी का अहम प्रोफेशन इवॉल्व हुआ। आज की वीडियो में हम न्यूरो इमेजिंग की हिस्ट्री पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, और अगर आप किसी तरह से भी हेल्थ केयर में या मॉडर्न साइंस के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड हैं तो आई वुड से कि इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। 1895 में पहली मर्तबा एक जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेल्म रॉन्टन ने एक्सरेज इजाद किए, और उसकी इस इजाद के बाद से मेडिकल वर्ल्ड में बहुत तेजी के साथ तब्दीलियां रोनमा होना शुरू हुई। जैसे ही उसने एक्सरेज इजाद किए, ये एक्सरेज तमाम मेडिकल फील्ड्स में यूज होने लगे। ना सिर्फ मेडिकल फील्ड्स में यूज होने लगे बल्कि बैटल फील्ड्स पर भी इनको इस्तेमाल किया जाने लगा। एक्सरेज के जरिए गोलियों को देखा जाता कि गोली जिस्म में किस हिस्से पर मौजूद है, और उसको बजरिया ऑपरेशन निकाल दिया जाता, और यूं बुनियाद पड़ी इमेजिंग की कि ऑपरेशन से पहले इमेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट और लाइफ सेविंग हो सकती है। इसके बाद 1918 में दो अमेरिकन न्यूरोसर्जन्स वॉकर डैंडी और जॉर्ज जे ह्यूवर ने 100 ब्रेन ट्यूमर से मुतासरा अफराद पर एक सीरीज पब्लिश की। उन्होंने ये चीज डॉक्यूमेंट की कि ब्रेन ट्यूमर से मुतासरा 45 पेशेंट्स के अंदर रेडियोग्राफिक यानी कि एक्सरेज पर एबनॉर्मेलिटीज देखी गई। लेकिन अगर आप किसी तरह से भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि एक्सरेज का इस्तेमाल तो डेंस टिश्यूज देखने के लिए किया जाता है, ना कि सॉफ्ट टिश्यूज या ब्रेन पैरेन्काइमा। तो आज इस मॉडर्न दौर के अंदर बैठकर हम ये बात कह सकते हैं कि जो एबनॉर्मेलिटीज उन्होंने उन 45 पेशेंट्स में देखी वो आर्टिफैक्ट्स हो सकती हैं। एनी हाउ, एक्सरेज की इजाद के बाद हेल्थ सेक्टर बहुत तेजी के साथ रेवोल्यूशनाइज होने लगा। आप जानते हैं कि एक्सरेज का इस्तेमाल आज के दौर में भी बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। बोन फ्रैक्चर देखने के लिए, फ्रैक्चर के बाद बोन हीलिंग देखने के लिए भी एक्सरेज का इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूरोसर्जरी के अंदर भी एक्सरेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सीटी स्कैन की इजाद के बाद स्कल के एक्सरेज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें स्कल के एक्सरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोकेफलस से मुतासरा अफराद जिनमें वीपी शंट किया जाता है, उनमें हम शंट की पेटेंसी को देखने के लिए आज भी स्कल के एक्सरेज करवाते हैं। अगर स्पाइन की बात की जाए तो एक्सरेज मॉडर्न न्यूरोसर्जरीज में भी ना सिर्फ प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं बल्कि इंट्राऑपरेटिवली भी वर्टिब्रल लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको मॉडर्न फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग कहा जाता है। 1919 में न्यूमो एन्केफेलोग्राफी की एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ इस तरह से कि एक पेशेंट हेड ट्रॉमा के बाद हॉस्पिटल लेकर आया गया, और जब उसका एक्सरे किया गया तो उसके दिमाग में हवा मौजूद थी, जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर दिमाग में किसी तरीके से हवा डाल दी जाए तो इमेजिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। और इस सोच के साथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को वेंट्रिकल्स और सबरेक्नॉइड स्पेसेस से ड्रेन करके उसमें एयर इंजेक्ट करने का अमल स्टार्ट हुआ, और इसके बाद पेशेंट्स की इमेजिंग की जाती, यानी कि एक्सरेज उतारे जाते। इस प्रोसेस से इमेजिंग तो बेहतर हुई, लेकिन सीएसएफ निकालना और एयर इंजेक्ट करना एक रिस्की प्रोसेस था। और इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट्स को सर दर्द होना, उल्टी होना, मतली होना और इस किस्म की दीगर शिकायत का सामना करना पड़ता। बाज मरीजों में तो ये स्वेयर इन्फेक्शन का सबब बनता और पेशेंट्स मेनिंजाइटिस डेवलप करते, और मेनिंजाइटिस की वजह से उनकी डेथ हो जाती। आज भी बहुत सारे लिटरेचर के अंदर इस प्रोसीजर का मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 30% बताया जाता है। 1921 में एयर माइलोग्राफी की इजाद हुई, जिसमें आयोडीन को डायरेक्टली सबरेक्नॉइड स्पेसेस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता। 1948 में लंबर डिस्कोग्राफी डिस्कवर की गई, जिसमें आयोडीन इंजेक्शन को डायरेक्टली डीजनरेटिव डिस्क के अंदर लगाया जाता, और इस तरह से डीजनरेटिव डिस्क का डायग्नोसिस बनाया जाता। लेकिन ये तमाम तर प्रोसीजर्स ना सिर्फ रिस्की थे बल्कि इनके स्वेयर साइड इफेक्ट्स भी थे। यही वजह थी कि ये तमाम वक्त के साथ साथ ऑब्सोलीट होते गए, और आज मॉडर्न न्यूरोसर्जरी में या मॉडर्न हेल्थ सेक्टर में इन प्रोसीजर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। आज इन तमाम प्रोसीजर्स को सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स ने रिप्लेस कर लिया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया का पहला सीटी स्कैन कब किया गया, तो आए हम अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और 1972 लंदन में जाकर लैंड करते हैं। 1972 में लंदन में ब्रेन ट्यूमर की सस्पिशन के साथ एक फीमेल को पहली मर्तबा ब्रेन सीटी से गुजारा गया। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ हेड सीटी पॉसिबल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती गई, और आज हम जानते हैं कि
हम होल बॉडी सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। इनिशियली हफ्तों दरकार थे सिर्फ एक सीटी स्कैन की इमेज को देखने के लिए और उसको रिव्यू करने के लिए, लेकिन आज ना सिर्फ विद इन सेकंड्स हम सीटी स्कैन कर लेते हैं बल्कि विद इन सेकंड्स हम उन सीटी स्कैन की इमेजेस को भी रिव्यू कर लेते हैं। सीटी स्कैन की इजाद के 1 साल बाद ही पहली एमआरआई की गई। 1973 में एमआरआई को भी प्रॉपर्ली लॉन्च कर दिया गया। सीटी स्कैन के बाद एमआरआई मॉडर्न इमेजिंग के अंदर एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था और आप सब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जहां पर सीटी स्कैन बोनी एनाटॉमी को बहुत अच्छे तरीके से डिलीनिएट करता है, वहां पर एमआरआई सॉफ्ट टिश्यूज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। इन दोनों मॉडर्न टेक्निक्स की इजाद के बाद बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए मॉडर्न न्यूरोसर्जरी के अंदर भी। प्रीएम्प्टिव डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करना, डायग्नोसिस बनाकर पेशेंट को ऑपरेट करना, इमेज गाइडेड सर्जरीज परफॉर्म करना और 1980 में एक न्यू कंट्रास्ट एजेंट डिस्कवर किया गया जिसको आप गैडोलिनियम के नाम से जानते हैं और आज मॉडर्न इमेजिंग के अंदर ये एक बहुत अहम कंट्रास्ट मीडियम की हैसियत रखता है। इस कंट्रास्ट को देने के बाद वो ट्यूमर्स भी विजुअलाइज हो सके जिनको अब से पहले विजुअलाइज करना तकरीबन नामुमकिन था। एमआरआई की इजाद के बाद ना सिर्फ ब्रेन सर्जरीज इंप्रूव हुई बल्कि स्पाइनल सर्जरीज को भी एमआरआई की इजाद के बाद से रेवोल्यूशनरी चेंजेस का सामना करना पड़ा। जहां सीटी स्कैन के जरिए आप स्पाइन की बोनी एनाटॉमी देख सकते हैं, वहीं पर एमआरआई के जरिए आप स्पाइनल कॉर्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं और इसके साथ साथ नर्व रूट्स को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई की इजाद के बाद भी कुछ चीजें ऐसी थी जिनको विजुअलाइज नहीं किया जा सकता था। सीटी स्कैन बोनी एनाटॉमी के लिए बेहतरीन था, एमआरआई से सॉफ्ट टिश्यूज देखे जा सकते थे, लेकिन अब तक ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज करने का कोई तरीका हमारे पास मौजूद नहीं था। 1927 में पहली मर्तबा एक पोर्तुगीज न्यूरोलॉजिस्ट एंटोनो इगास मोनीज ने डायरेक्टली कैरोटिड आर्टरी के अंदर आयोडीन को इंजेक्ट कर दिया। यकीनन इसके ड्रास्टिक आउटकम्स निकले होंगे, लेकिन उसके बाद से इस पर भी सोचा जाने लगा कि हम ब्लड वेसल्स को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। मोनीज के इस एक्सपेरिमेंट के बाद 10 साल के अंदर अंदर ऐसे अच्छे कॉन्ट्रास्ट मीडियाज बना लिए गए जो कि वेसल्स की विजुअलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते और इस तरह से मॉडर्न सेरेब्रल एंजियोग्राफी की बुनियाद रखी गई। और आज आप जानते हैं किस तरीके से हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी के बाद दिमाग में मौजूद तमाम तर शरियानों को यानी कि ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। ना सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं बल्कि वेसल्स के डिसऑर्डर्स जैसे कि एन्यूरिज्म्स और एवी मालफॉर्मेशंस का भी डायग्नोसिस बना सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे 1895 में पहला एक्सरे इजाद किया गया और उसके बाद आज 2025 के अंदर हमारे पास मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक्स मौजूद है जिनसे हम ना सिर्फ पेशेंट्स का बेनिफिट करते हैं बल्कि इनसे बहुत सारा रिसर्च वर्क भी किया जा रहा है। इस सीरीज की आने वाली वीडियोस में हम मॉडर्न न्यूरोसर्जरी की डेवलपमेंट पर बात करेंगे कि कैसे न्यूरोसर्जरी डेवलप हुई और डिफरेंट इराज से गुजरने के बाद आज हमारे पास रिफाइन होकर पहुंची है। कैसे आगाज में न्यूरोसर्जरी की जाती थी और उसके क्या आउटकम्स निकलते थे जो आज हम बेहतर तौर पर मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर न्यूरोसर्जरी परफॉर्म कर पाते हैं, वो उससे कैसे मुख्तलिफ थी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।